मतलब इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ते हैं और जिसमें कि वो इकोलॉजी तो देखते हैं ना कि जो थियरीज हैं कि जो जो जैसे हमारा चैप्टर है जो है क्या है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इसमें ये देखते हैं ना कि कौन कौन सी थियरीज हैं, मतलब कौन कौन सी थियरीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। तो जैसे पहला जो थियरी हम लोग पढ़ते हैं ये है कॉनेल्स फील्ड एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसको बोलते हैं एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पता है कि इकोलॉजी में होता क्या है। बेसिकली इकोलॉजी में देखो, पूरे इकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वही मतलब कि उसी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। किस तरह का मतलब किस तरह की एक्टिविटी है। और एक बात याद रखना, दो चीजें हैं, कोई ऑर्गेनिज्म अगर कहीं पे रहता है तो वो उसका हैबिटेट होता है, ठीक है। और अगर वो मतलब कि जहां पे वो अपना फंक्शनल एरिया करता है, ठीक है, फंक्शनल एरिया जहां पे वो करता है वो क्या होता है, वो उसका नीच कहलाता है। ये बात याद रखना। तो नीच और वो याद रखना कि हैबिटेट क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये बात याद रखना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब इसमें ये देखना है ना कि बेसिकली क्या होता है, जब एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह सर्वाइव करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमेशा उनके बीच में कंपटीशन होगा। और कंपटीशन जब होगा तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करेगा। अच्छा, ये नेचर का रूल ही है कि अगर दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह हैं और वो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं तो एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। तो इस कॉनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी यही देखा गया कि जब जैसे कॉनेल फील्ड एक्सपेरिमेंट तो क्या था, ये था रॉकी सी कोस्ट था ना, कोस्ट। इस तो बैंक ऑफ सी था, समुद्र के किनारे, जो इंटरटाइडल जोन होता है जहां पे पानी आता रहता है और जाता रहता है, ठीक है। तो इसमें दो बेसिकली दो स्पीसीज थी। एक क्या थी, बैरेंकल्स एंड कैथेमलस। दो स्पीसीज थे, बैरेंकल्स एंड कैथेमलस। तो इसमें ये देखा गया कि भैया जब पानी रहता है तो उस समय की क्या सिचुएशन होती है और पानी जब चला जाता है तो क्या सिचुएशन होती है कि कौन उस समय सर्वाइव करेगा और कौन बाद में सर्वाइव करेगा। दो स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बैरेंकल्स एंड कैथेमलस। ये याद रखना, ये बहुत इनके एक्सपेरिमेंट में पूछा जाता था। इसका मतलब हुआ इन दोनों स्पीसीज में से जो हमें सर्वाइव करेगा वो क्या होगी, सुपीरियर होगी, और जो सर्वाइव नहीं करेगा वो सुपीरियर नहीं होगी। तो क्या हुआ था इसमें, कौन सर्वाइव किया था वहां पे, बैरेंकल सर्वाइव किए थे। तो एक्चुअल में क्या था कि रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड उन्होंने, मतलब कि अगर ऐसे देखा जाए ना, स्कॉटलैंड अगर देखा जाए अच्छे से देखो, तो ये जो साइंटिस्ट थे जो कॉनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट था, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि रॉकी सी जो कोस्ट था ना वहां पे स्कॉटलैंड का, वहां पे मान लीजिए ये जाके बैठे हुए थे। तो उन्होंने ना देखा कि बैरेंकल्स की दो स्पीसीज हैं, ठीक है। एक होता है बेलेमस और दूसरा जो होता है कैथेमलस, ठीक है। ये दो स्पीसीज हैं, बेलेमस और कैथेमलस। तो इन्होंने क्या देखा कि जो बेलेमस होती है ना, बेलेमस रिप्लेस कर देती है, रिप्लेस कैथेमलस फ्रॉम इंटरटाइडल जोन। आएगा समझ में कि जो इंटरटाइडल जोन था जहां पे पानी आता जाता रहता है, उसमें ये देखा गया, जब उन्होंने देखा कि बैरेंकल्स की दो स्पीसीज थी, एक थी बेलेमस दूसरी थी कैथेमलस। जब ये दोनों स्पीसीज वहां पे ग्रो करती हैं तो जो बेलेमस होता है ना वो कैथेमलस को क्या कर देता है, मतलब ये रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब कि जब तक बेलेमस नहीं होगा कैथेमलस वहां सर्वाइव करेगा, और जैसे ही बेलेमस आ जाएगा कैथेमलस सर्वाइव नहीं होगा। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और बेलेमस सर्वाइव किया, जबकि वो मतलब कि कैथेमलस क्या हो गया, रिमूव हो गया।
तो जब भी कंपटीशन होगा तो obvious सी बात है कि उनमें से एक रिप्लेस होगा, तो जो सरवाइव होगा हम उसको डोमिनेंट बोलेंगे। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कॉर्नेल्स का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट देखा जाए, तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका अपना रिसर्च मटेरियल होता है। तो उन्होंने क्या किया कि बैरेनिकल्स की दो स्पीसीज की स्टडी की, एक है बैलेमस और दूसरा होता है कैथेमलस। और उन्होंने देखा जो इंटरटाइडल जोन था स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट पे, उसमें से बैलेमस ने किसको रिमूव कर दिया, कैथेमलस को। इसका मतलब जो कैथेमलस था वो इंफीरियर हो गया और जो बैलेमस था वो क्या है, सुपीरियर हो गया। तो वन ऑफ द मतलब बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंपटीशन कि कंपटीशन में क्या होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिप्लेसमेंट होगा। ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट और भी हैं। तो जो जो बेसिकली थियरीज आती है ना, वो अब देखो जैसे अब यही गॉस का देखो, गॉस कॉम्पिटिटिव, गॉस क्या कहते थे, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखिए आप लोग वर्ड को भी समझिए कि वर्ड क्या कह रहा है, समझ गए कि नहीं ये वर्ड। तो ये कह रहा है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब जब कंपटीशन होगा तो कोई न कोई एक एक्सक्लूड होगा। तो इनका सीधा सा कहने का मतलब हुआ कि व्हेन टू स्पीसीज compete for same resource, ठीक है, रिसोर्सेज जानते हो, सेम रिसोर्सेज, तो वन विल एलिमिनेट बाय अदर सुपीरियर स्पीसीज। आई बात समझ में। देखो जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि जैसे शेर हो गया और ये जयकाल वगैरह हो गए जो मीडिया वगैरह शिकार कर रहे हैं, अगर इन दोनों को एक ही जगह, जैसे मान लीजिए मतलब केवल शेर और इसको एक ही हिरन का शिकार करना है, मतलब वही एक स्पीसीज है जिसका शिकार करना है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि जो शेर होगा वो इनको रिप्लेस कर देगा क्योंकि शेर सुपीरियर है। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भैया दो स्पीसीज या दो इंडिविजुअल सेम रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, तो उसमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब नेचर से रिमूव हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा सिंपल सा है उसमें क्या। अब क्या कर, एक और थियरी आती है, देखो एक और थियरी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकार्थर थियरी। देखो जब भी कंपटीशन होता है ना तो उसमें जो इंफीरियर होता है वही एलिमिनेट होता है, आएगा समझ में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मैकार्थर थियरी, मैकार्थर थियरी। अब इन्होंने कहा थियरी, मैकार्थर थियरी। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि मैकार्थर थियरी क्या कहती है। तो हमने पहली थियरी पढ़ी कॉलिन्स का फील्ड एक्सपेरिमेंट, और दूसरा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा है मैकार्थर थियरी। तो मैकार्थर थियरी में देखो जो दोनों बातें वो कही गई थी कॉलिन्स एंड इसमें गॉस कॉम्पिटिटिव, उसका उल्टा कहा गया। अब इसमें ये कहना है कि आप कंपटीशन से बचोगे कैसे। आप बच भी सकते हो, कंपटीशन से आप बच भी सकते हो, ऐसा नहीं कि बच नहीं सकते। तो इसमें क्या हुआ कि वार्बलर्स क्या हुआ कि उसने देखा कि वार्बलर बर्ड्स थी, ठीक है। उन्होंने मतलब कि मैकार्थर ने जब स्टडी किया ना इन बर्ड्स की स्टडी किया, तो इन्होंने कहा कि टू रिलीज द कंपटीशन, ये कंपटीशन को रिलीज करने के लिए इन लोगों ने किया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही करके पूछ सकता है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशन। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वार्बर बर्ड्स किससे रिलेटेड है, तो मैकार्थर थियरी। तो उन्होंने किया क्या, मैकार्थर ने ऐसा क्या देखा, तो इन्होंने रिसोर्स पार्टीशन किया। इन्होंने कहा कि अगर हम रेंडमाइज ढंग से रखा जाए किसी चीज को, कि भैया यहाँ सब कुछ है रखा, 10 लोग आओ और लूट के ले जाओ। अगर लूट के ले जाओ जो चीज रखी हुई तो तुम्हारी लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो भैया जो सुपीरियर होगा वो सरवाइव करेगा। अच्छा इसमें ये नहीं है कि भैया सुपीरियर सरवाइव करेगा, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। जो चीज गायब होगी नेचर से, स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम नहीं हो जाएगी,
तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, तो कंपटीशन को रिलीज करना है आपको यहाँ पे। तो इन्होंने देखा कि जो ये बर्ड्स थे ना, इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट किया। इन्होंने कहा, इन्होंने रिसोर्स पार्टीशन कर लिया। इन्होंने कहा कि भैया अगर एक ट्री का ये पोर्शन है, अगर ये हमारा एक कोई ट्री है, तो कुछ लोग ऊपर वाले पोर्शन को खाएंगे, कुछ लोग मिडिल वाले को, और कुछ लोग नीचे वाले को खाएंगे। इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर लिया, डिवाइड देयर फीडिंग एरिया। ठीक, तो कुछ भी नहीं करना है, कितना सिंपल सी बात है कि मैकार्थर ने रिसोर्स पार्टीशन देखा, किसमें, बर्ड्स में देखा, और इन्होंने क्या किया, ये डिफरेंट पार्ट्स को खा रही थी। जो एक प्लांट था, एक ट्री था, उसके डिफरेंट एरिया, तो इनका जो फीडिंग एरिया था इन्होंने बांट लिया। जब फीडिंग एरिया को इन्होंने बांट लिया तो इनमें कंपटीशन होने के चांसेस है नहीं, तो ये लोग सब सर्वाइव कर रहे हैं। आएगा समझ में कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉर्नेल्स और गॉस कम्पेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उसमें एक ही सर्वाइव कर रहा है, दूसरा गायब हो जा रहा है। लेकिन मैकार्थर थियरी में सब लोग, अच्छा ये सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है सब लोग इतना दिमाग नहीं है, लेकिन इन बर्ड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये रिसोर्स पार्टीशन करती है और अपने आप को सर्वाइव करती है। मैकार्थर साइंटिस्ट ने उन्होंने पता लगाया, इसलिए इसको बोलते हैं मैकार्थर थियरी। आई बात समझ में कि नहीं? सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों थियरी जो कंपटीशन की, इनको जरूर याद रखना, ये पूछा जाए। ये बात क्लियर है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो तुम्हें नाम से पूछता। अब हम लोग ना एडॉप्टेशन का देखते हैं। एडॉप्टेशन का दो थ्योरी, जो दो तीन चीजें हैं एडॉप्टेशन से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन से देखिए, एडेप्टेशन क्या होता है कि एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, एडेप्टेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझो कि भैया आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में रख दिया गया है, सिंपल लैंग्वेज में कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रख दिया है, तो अब आपको उस एरिया में या उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपको सर्वाइव करना है। तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो सकता है कि आप ऐसे नॉर्मली सर्वाइव कर सकते हो, या हो सकता है कि आपको बहुत सारी चेंजेस करने पड़े सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आप सर्वाइव कर जा रहे हो, तो इसका मतलब आप उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लिए हो, चेंज कर लिए हो, बदल लिए हो, तभी तुम सर्वाइव कर रहे हो। अगर आप चेंज नहीं कर पाओगे या एडॉप्ट नहीं कर पाओगे, तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। ये बात याद रखना। एडेप्टेशन इज नथिंग बट टू कोपिंग विथ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को कोप करना ही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन। या इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, बदल लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है। अब हुआ क्या, इसमें एक रूल्स, बेसिकली हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, एलेंस रूल। जब भी क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा इकोलॉजी में। इकोलॉजी में बाकी चीजों से इतना कोई मतलब नहीं है, रूल्स से बहुत मतलब है। एलेंस रूल, एलेंस रूल कहता है कि स्मॉलर एनिमल्स, क्या हुआ कि स्मॉलर एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन have short ear and limbs to reduce surface area। देखो एक्चुअल में जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, देखो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट लॉस। ऑब्वियसली बात है भाई, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हीट लॉस उतना ज्यादा होगा। अब बताओ, तुमने पूरा अपना हीट, मतलब तुमने पूरा जितना भी खाया था अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में खर्च कर दिया, तुम सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। अगर उस कंडीशन में तुम्हारे ईयर्स और लिम्स बड़े हो गए, तो तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा और तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए एनिमल्स जिनके ईयर्स और लिम्स बड़े होते हैं, वो पोलर रीजन में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उनका एक क्रिटिकल, मतलब उनका एक क्राइटेरिया ये है कि उनका ईयर और लिम्स क्या छोटा हो, मतलब बेसिकली वो जितना ज्यादा अपने सरफेस एरिया को कम कर सकते हैं, उतना हीट लॉस कम होगा और सर्वाइविलिटी उनकी बढ़ जाएगी। ये एलेंस रूल कहता है। आई बात समझ में? एलेंस रूल में ये कहा गया कि स्मॉलर एनिमल्स फाउंड इन अ पोलर रीजन हैव अ शॉर्ट ईयर एंड लिम्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया कम होगा, हीट लॉस भी उतना कम होगा और सर्वाइविलिटी उतनी बढ़ जाएगी। बर्गमैन्स रूल था,
क्या था नेक्स्ट? बर्गमैन बर्गमैन से थोड़ा इन्होंने आगे जाके कहा कि जो पोलर रीजन में होते हैं ना बिगर एनिमल, बर्गमैन रूल मतलब बिगर, तो बिगर एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। ठीक है, तो जब भी पोलर रीजन में आप जाओगे आप देखोगे एनिमल्स बहुत बड़े होंगे, अगर उनके बड़े हैं तो ईयर और लिम्स तो उनके छोटे ही होंगे। तो बिगर एनिमल्स ज्यादा सर्वाइव करते हैं पोलर रीजन में इन कंपेयर टू शॉर्ट एनिमल्स, क्योंकि शॉर्ट एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर में इतना मेंटेन नहीं कर पाते जितना कि बिगर एनिमल्स कर लेते हैं। तो बर्गमैन रूल बिगर एनिमल को एक्सप्लेन करता है, जबकि एलियंस रूल शॉर्ट एनिमल को करता है। आएगा समझ? अब आपको रीजन पता चल गया कि क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि जो स्मॉलर एनिमल होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। जब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा होता है, जब हीट लॉस ज्यादा होता है तो बेचारे कहां से, और उनका खाना पीना तो लिमिटेड है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो एक होता है ब्लबर फॉर्मेशन, ये भी एडॉप्टेशन का पार्ट है। ब्लबर फॉर्मेशन, ये भी बहुत याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। ब्लबर फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ब्लबर है कि क्या होता है कि जैसे पोलर सील ले लो, पोलर जो सील एनिमल्स होते हैं, सील भी ना एक भैंस की तरह होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है देखो, अब इसको एडेप्ट करना है भाई, सर्वाइव करना है उस पर्टिकुलर एनिमल्स फाउंड इन कोल्डर रीजन। जो कोल्डर रीजन में है क्या करती है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करेंगी, सिंथेसाइज करेंगी या फॉर्म करेंगी, सिंथेसाइज या फॉर्म ऑफ फैटी लेयर of lipids below epidermis, which act as insulating material का काम करता है। तो वो क्या होगा कि जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी और बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आ पाएगी, तो वो क्या करेगा, एनिमल क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ब्लबर फॉर्मेशन याद रखना, ब्लबर फॉर्मेशन किसके लिए किया गया है, फैटी लेयर के लिए किया गया है, ब्लबर फॉर्मेशन। तो ये है, जैसे वहां पढ़े हम लोग कंपटीशन में, ऐसे ही ये एडेप्टेशन में होता है। समझ गए कि नहीं? अच्छा एक और है, अगर आप ये सब चेंज ना कर पाओ, बदलाव ना कर पाओ, तो आप सस्पेंड कर लो अपने आप को। आई बात समझ में कि नहीं? सस्पेंड कर लो। सस्पेंड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने फंक्शन को क्या करो, सारे फंक्शन को खत्म कर दो या बहुत कम कर दो। आप देखिए जब भी आपका एडवांस कंडीशन आएगा तो आप उतने ढंग से एक्टिव नहीं रहेंगे जितना कि आप प्रीवियस ढंग से एक्टिव रहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो सस्पेंड वो फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। समझ गए कि नहीं? अब हम ना इससे रिलेटेड दो एग्जांपल पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इन सब से उसको पूछ भी सकता है तुम लोगों को। कौन कौन से हैं बताओ, एग्जांपल तुम लोग जानते भी हो। एक क्या होगी, डेजर्ट लीजर्ड होगी, डेजर्ट लीजर्ड है, डेजर्ट लीजर्ड है हमारी। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, कंगारू रेट, कंगारू रेट। ठीक, यही है ना दोनों? ठीक है दोनों। अब ये डेजर्ट लीजर्ड क्या करती है, सनबाथ। अच्छा आपको पता ही है कि अब ये डेजर्ट में पाई जाती है तो डेजर्ट लीजर्ड है। क्या होता है, वहां पानी की कमी होती है। ठीक है, कंगारू रेट भी कहां पाया जाता है, डेजर्ट में। ये तो दोनों के एग्जांपल हैं कि किसके, डेजर्ट वाले दोनों के। ठीक, पानी की कमी है जहां पे, जहां डेजर्ट बेसिकली पानी। तो ये क्या करती है डेजर्ट लीजर्ड, सनबाथ कैसे करती है कि सनबाथ व्हेन बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। जब इसका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये क्या करता है, सन में आके सनबाथ कर लेगा, ठीक है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर बिकम ऑप्टिमम, जब जितना इसका बॉडी टेम्परेचर चाहिए और हो गया या बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये क्या करती है, मूव टू हर हाउस या बरो बिल्स में चली जाती है, ठीक, या सैडेड प्लेस, कुछ नहीं करता। इसका मतलब जानते हो क्या है, ये बिहेवियरल मीन्स ऑफ एडेप्टेशन। बिहेवियर, अपने बिहेवियर की वजह से वो वहां सरवाइव कर रही है। मतलब आप जानते हो कि एडेप्टेशन कई तरह से हो सकता है बिहेवियरल हो, तो ये अपने बिहेवियर की वजह से। देखिए अब इनको देखो क्या करना है कि डेजर्ट लीजर को भाई सन को चाहिए, सनलाइट चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ये क्या करती है, जैसे ही डेजर्ट में जिससे इसका बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है वो आके सनबाथ कर लेती है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगा तो मर जाएगी ना। तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इसका बढ़ने लगता है या ऑप्टिमम से ऊपर जाने लगता है, ये फिर से शेडेड रीजन में चली जाती है, जहां पे छाया जगह पे चली जाएगी, अपने बिल में चली जाएगी या कहीं पे चली जाएगी। और जैसे ही फिर इसको टेम्परेचर की जरूरत होगी, फिर बाहर आएगी, फिर टेम्परेचर हो जाएगा, अंदर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, बिहेवियरल मीन्स ऑफ एडेप्टेशन। तो ये बिहेवियरल मीन्स ऑफ एडेप्टेशन है। इसका मतलब जो डेजर्ट लीजर्ट है वो अपने बिहेवियर की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर रही है, ठीक है। तो वो सनबाथ करती है। अब सिंपल सा लैंग्वेज में होगा, सनबाथ का मतलब जब उसका बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो लाइट में आएगी और धूप सेकेगी एकदम आराम से, और फिर ज्यादा होगा तो फिर वहां चले जाएगी, कम ज्यादा तो अपने बिहेवियर की वजह से ये करता है। कंगारू बर्ड क्या करता है, यूज मेटाबॉलिक वाटर टू ओवरकम द deficiency of water, because it found a वाटर स्कार्स प्लेस। ये वहां पाया जाता है जहां पे पानी की क्या होती है, कमी होती है। तो उसने अब देखो इसने भी अपने बिहेवियर को बदला, अपने लाइफस्टाइल को बदला। इसने क्या किया कि जो मेटाबॉलिज्म से वाटर प्रोड्यूस होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप कैमल का एग्जांपल लेते हो, अपने फैट की ऊपर में जो फैट होता है उसको यूज करता है पानी की तरह। तो ऐसे ही कंगारू रैट है जो कि अपने मेटाबॉलिक वाटर, क्योंकि वो वहां पे पाया जाता है जहां पे पानी की कमी है, तो इतना पानी इसको मिलेगा नहीं, तो स्टार्ट टू ये मेटाबॉलिक वाटर को, और ये यूरिन कम निकालते हैं। जो लोग डेजर्ट पाए जाते हैं ना तो उनका यूरिन भी बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि पानी का लॉस उसमें कम करना। तो ये दो एग्जांपल हैं जो कि अपने बिहेवियर की वजह से, अपने बिहेवियरल चेंज की वजह से ये वहां सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। एक डेजर्ट लीजर्ड और दूसरा होता है कंगारू रैट। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने कंपटीशन पढ़ा, हम लोगों ने एडॉप्टेशन पढ़ा। अच्छा, अगर शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन को एक्लेमेटाइजेशन, शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन। अब सस्पेंड में क्या होता है कि ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, जब एडवर्स कंडीशन किसी का होता है, देखो आप ऐसे भी समझो, लॉजिकली समझो, जिस इंसान का एडवर्स कंडीशन आता है ना, फिर उसके काम धाम सब कुछ खत्म हो जाता है, स्लो हो जाता है, एकदम स्लो डाउन हो जाता है, मतलब ऐसे ही बैठ जाता है। तो ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स स्लो डाउन देयर बॉडी फंक्शन टू सर्वाइव करने के लिए वो अपने सारे बॉडी फंक्शन को बहुत कम करते हैं। जैसे भैया अब पहले तुम एक महीने में 10,000 रुपए खर्च करते थे, कोरोना का टाइम आ गया, हाँ मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। जैसे बॉडी फंक्शन क्या मतलब, मेटाबॉलिज्म ही तो है, बॉडी फंक्शन हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म है। देखिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है सस्पेंड का,
हुआ क्या कि भैया वैसे तो एक महीने में हम 1,000 रुपए मतलब 10,000 खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोरोना टाइम आ गया, अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी कमाई है नहीं भाई 10 महीने 1 साल तक, तो तुम क्या करोगे? ऊपर के खर्चे बंद कर दोगे। इसका मतलब अपने खर्चों को कम कर लोगे, स्लो डाउन कर लोगे। जैसे ही तुम स्लो डाउन करोगे तुम्हारे सर्वाइवल करने की एबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। जितना जल्दी जो खर्च करेगा उतना जल्दी मरेगा। आई बस अब मैंने 10-10 किलो चावल दे दिया है, जो जितना जल्दी खत्म करेगा उतना जल्दी मरेगा। इसका मतलब जो देर में खत्म करेगा। अब देर में कब खत्म होगा? जब तुम अपने बॉडी फंक्शन को स्लो करो। जब तुम्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है ना, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बाकी फंक्शन को बॉडी का स्लो डाउन कर लेती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम कंज्यूम होगी तो स्टोरेज मटेरियल जो है धीरे धीरे कंज्यूम होगा, तो तुम्हारी सर्वाइबिलिटी का बढ़ जाएगी। आई बात समझ? इसीलिए कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, मतलब भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी कुछ होने ही नहीं देगी। क्यों? तुम पढ़ोगे तो बॉडी ने तुम्हारे फंक्शन को स्लो डाउन कर दिया है, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप समझोगे। समझ गए कि नहीं? अब देखो क्या हुआ। तो ऐसे ही हुआ क्या, जैसे डोरमेंसी। डोरमेंसी किस में देखा गया? डोरमेंसी सीड में डोरमेंसी देखी गई, ठीक है। और हाइबरनेशन, हाइबरनेशन ये किसके लिए था? विंटर के लिए दिया, विंटर के लिए था। तो ये पोलर एनिमल्स में देखा गया, जो मतलब कि ठंड की जगह पाए जाते हैं उनमें देखा गया। दूसरा क्या हुआ? एस्टिवेशन, और ये कहां था? ये किसके लिए था? समर के लिए था। तो ये किसके लिए था? फिश और स्नेल्स के लिए। एग्जांपल बहुत पूछा जाता है ये बहुत। और दूसरा क्या है? डाइपॉस। ये लास्ट वाला दैट इज कॉल्ड डाइपॉस, बहुत पूछा जाता है डाइपॉस। और डाइपॉस किसके लिए था? जूप्लैंकेटॉन्स, ठीक है। जूप्लैंकेटॉन्स वो होते हैं जो स्मॉल एनिमल्स वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं जूप्लैंकेटॉन्स। तो सस्पेंड का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि एडवर्स कंडीशन में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेंगे। तो ये वो डोरमेंसी सीड भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर लेता है जब वो एडवर्स कंडीशन में रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो जर्मिनेट करके नया पौधा बना देगा। हाइबरनेशन जो होता है वो किसके लिए होता है? विंटर के लिए होता है। कौन सो करेगा? जो ठंड वाली जगह पे पाए जाते हैं वो सब अपने को। एस्टिवेशन बहुत पूछा जाता है, ये समर के लिए होता है। फिश और स्नेल सो करते हैं। और जूप्लैंकेटॉन डाइपॉस जो है वो जूप्लैंकेटॉन्स में होता है। अब हम लोग ना इसके लिए लॉजिक देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि एस्टिवेशन किसके लिए होगा तो समर के लिए, अगर पूछा जाए डाइपॉस किसके लिए होगा तो जूप्लैंकेटॉन, हाइबरनेशन किसके लिए होगा? विंटर के लिए। लॉजिक देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक से तुम्हें पता चल जाएगा। देखो लॉजिक, ठीक है, लॉजिक देख लेते हैं। तो जैसे शादी वादी कब होती है? समर के टाइम में होती है ना। तो एक आदमी अपने डीजे से कह रहा है कि डीजे तैयार हो जाओ, फिर से समर आई है, ठीक है। तो अब क्या होगा? लॉजिक क्या है हमारा? लॉजिक, क्योंकि डीजे बचेगा ना गर्मियों में, तभी तो शादी होगी। डीजे सनम फिर से समर आई, ठीक है। अब देखो इससे डाइपॉस किसमें होगा? जूप्लैंकेटॉन्स। देखो डोरमेंसी सीड में होती है, सबको पता है। ये है जूप्लैंकेटॉन्स, ठीक। सनम मतलब समर, बहुत बढ़िया। समर, हाँ समर तो है भी यार, तो इसको क्या रखें? हाँ, तो ये होगा स्नेल्स एंड फिश, ठीक है। किसको अवॉइड करेंगी ये? ठीक है, किसको अवॉइड करेंगी? समर को। और समर को अगर अवॉइड कोई करता है तो क्या होता है? एस्टिवेशन। ये बेसिकली ये दोनों में ही कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिए डोरमेंसी, हाँ विंटर वाला नहीं आया, हाँ ये विंटर वाला नहीं आया है इसमें। देखो सब जानते हैं कि हाइबरनेशन विंटर के लिए होता है, क्यों? हाइबरनेशन फ्रॉग नहीं सो करता है,
जब भी विंटर होगा तो आपको हाइबरनेट करोगे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंफ्यूजन होता है इसमें होता है, जू प्लैंकेटॉन्स, स्नेल्स और फिश में होता है। आएगा समझ में कि नहीं, ठीक है। एस्टिमेशन किसके लिए है, समर के लिए है। डाइपोज किसके लिए है, जू प्लैंकेटॉन। डाइपोज कहता है एडवर्स कंडीशन के लिए। तो जब एडवर्स कंडीशन आता है तो जू प्लैंकेटॉन अपने आप को सस्पेंड कर लेते हैं। जू प्लैंकेटॉन जब अपने आप को सस्पेंड करते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो डाइपोज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास देखो डोरमेंसी है, डोरमेंसी कई बार आप पढ़ते हो, ये सीड शो करता है। सीड डोरमेंसी नहीं पढ़े हो, डोरमेंसी सीड में होगा। अब आपने हाइबरनेशन पढ़ा है, हाइबरनेशन, तो हाइबरनेशन तो आपको पता है ना, विंटर के लिए होता है, विंटर के लिए होता है, हाइबरनेट करते हैं। और विंटर के लिए जानते हो जो भी थर्ड वाली जगह होगा, ये तो आप दो वर्ड बहुत ज्यादा जानते हो, ये कोई भी जाता है। हाइबरनेशन विंटर के लिए होता है, दांत वगैरह खटखटाने लगते हो, हाइबरनेट देखो हिलने डुलने लगते हो। देखो हिलना डुलना मतलब हिलोगे डुलोगे तो एनर्जी टू बॉडी गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी सर्दियों में, इसलिए कहता है कसरत करो सर्दियों में तो गर्मी आ जाएगी। तो हाइबरनेशन विंटर के लिए, एस्टिमेशन समर के लिए होगा, और डाइपोज जू प्लैंकेटॉन किसी भी एग्जाम में वही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सीड डोरमेंसी तो तुम्हें पता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं, फिर से समर आई एंड देखो एंड अभी विंटर है। अब देखो होल लॉजिक देखो, पहले डाइपोज समझ है, देखो होल लॉजिक देखो पूरा आ जाएगा। तो देखो एक आदमी है, वो अपने डीजे से कह रहा है, उसके डीजे का नाम क्या है, डीएस। देखो लॉजिक, डीएस डीजे, हाँ मेरा ये डीएस डीजे तैयार, यही था ना, तैयार डीएस डीजे डीएस डीजे सनम ना, सनम समर, फिर से समर है, डीएस डीजे सनम ना, फिर से समर आएगी, आएगी आएगी, अभी तो विंटर है। अरे बात समझ गए, बहुत बढ़िया बन गया। डीजे मतलब वो कह रहा है कि डीजे कि मतलब डीजे अभी तो उदास मत हो, कि डीएस डीजे सनम फिर से समर आएगी, आएगी अभी तो विंटर है। आएगा समझ में कि नहीं। तो ये क्या होगा, डीएस से क्या होगा, डोरमेंसी होगा। डोरमेंसी किसके लिए होगी, सीड के लिए। अब समझ गए। डी क्या होगा, डीजे क्या होगा, डाइपोज होगा। डाइपोज किसके लिए होगा, जू प्लैंकेटॉन्स। अब समझ गए कि नहीं, प्लैंकेटॉन्स। चलो अब ये क्या होगा, स्नेल्स और फिश होगा। क्या होगा, स्नेल्स और फिश। देखो ध्यान से, ये किसके लिए होगा, समर के लिए होगा, समर के लिए। तो ये किसको अवॉइड करेंगे, एस्टिमेशन आएगी मतलब एस्टिमेशन, समझ गए ना, आएगी मतलब एस्टिमेशन। चलो अब अभी ये क्या है, डब्ल्यूसी क्या है, विंटर, और विंटर में क्या होगा, हाइबरनेशन। एच फॉर, हाँ एच फॉर हाइबरनेशन, और ये विंटर है, एच फॉर हाइबरनेशन होगा, और डब्ल्यू फॉर विंटर होगा। तो विंटर हाइबरनेशन, समर एस्टिमेशन, डीएस डोरमेंसी सीड की, डीजे क्या होगा, डाइपोज जू प्लैंकेटॉन। पूरा आ गया सस्पेंड का लॉजिक। तो अगर पूछा जाए कि लॉजिक फॉर सस्पेंड, तो डीएस डीजे सनम फिर से समर आएगी, अभी टेंशन मत लो, अभी तो विंटर है, अभी तो विंटर है, फिर से समर आएगी। तो तुम आप टेंशन मत लो, उस डीजे को बोल रहा है, हो सकता है डीजे डॉली जान हो, समझ गए कि नहीं। तो याद रखना, इससे पूरा आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन किसका एग्जाम्पल एक पूछ लेता है ये, और पूछा एस्टिमेशन और डाइपोज सबसे होता है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए उसको अलग से भी बनाया गया है। लेकिन अभी पूरा तुम्हारा हो गया है, ठीक है। विंटर के लिए हाइबरनेशन होगा, विंटर के लिए हाइबरनेशन होगा, एच मतलब हाइबरनेशन। स्नेल्स और फिश के लिए होगा, यहाँ स्नेल्स
ये स्नेल्स है और फिशेस है। ऐसे भी लिख सकते हो, ये फिश और स्नेल्स लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो फिश और स्नेल्स लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। और ये समर के लिए, और समर आएगी मतलब एस्टिवेशन, तो याद रखना। और सही बात है, जब समर आती है ना तो फिशेस, ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा ना तो अपने आप को सस्पेंड कर लेते हैं वो स्नेल्स और वो सब। तो ये पूरा लॉजिक याद रखना, ये बड़ा अच्छा सा